आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूरा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, पूरा मानव कंकाल तंत्र। सभी को पता है कि ह्यूमन में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। तो कहाँ कहाँ होती है वो सारी आज हम देखेंगे। चलिए, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम जो होता है, इसके कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य देखो क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। आपके जितने भी आंतरिक अंग है उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। स्केलेटन सिस्टम का पहला काम, क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि कंकाल तंत्र का कार्य क्या है। तो पहला कार्य ये है कि आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। जैसे कि हमारी हड्डियां हैं, पसलियां हैं। पसलियां क्या है, हमारा कंकाल तंत्र की हड्डियां ही है। उसके अंदर हमारे फेफड़े रहते हैं, हमारा हार्ट रहता है, तो बिल्कुल सुरक्षित है वो, है ना। प्रेशर ना पड़े हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, हमारे अंगों के ऊपर, उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पूरा एक पिंजरे जैसा, केज जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, जो कि क्या है, कंकाल तंत्र है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट इन मूवमेंट, चलने में हम चल फिर पा रहे हैं, किसके कारण पा रहे हैं, हड्डियां हैं, स्केलेटन सिस्टम है, हाथ हिला पा रहे हैं। अगर हड्डियां नहीं होती, सॉलिड पार्ट, ठोस पार्ट नहीं होता, तो क्या आप हाथ हिला पाते, है ना, नहीं हिला पाते। ठीक है, तो क्या करता है, ये सपोर्ट करता है मूवमेंट में, आपको चलने फिरने में मदद करता है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है, डिफाइन शेप एंड सपोर्ट। सहारा तो करता है, सपोर्ट तो करता है, पूरा स्केलेटन सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। इसी के कारण तो हमारा शेप है। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो बिल्कुल हम एक बॉल जैसे इकट्ठे हो सकते थे, ना, बड़ी सी बॉल बन जाती। लेकिन स्केलेटन सिस्टम से ही क्या है, एक कंकाल तंत्र से ही हमारा आकार बना हुआ है, तो शेप देता है, ये आकार निश्चित करता है हमारी बॉडी का। इसके अलावा मिनरल्स और फैट स्टोर होते हैं, सभी को पता है ना। मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल्स, और सबसे ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस आपको कहाँ पर मिलेंगे, हमारी हड्डियों में, और हड्डियों से ही कंकाल तंत्र बना है। तो इसका काम क्या है, मिनरल्स और फैट को स्टोर करना। मिनरल्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, जो हड्डी वाला ठोस भाग है, जो मैंने कल प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, वहां पर आपके मिनरल्स, खनिज क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, और वसा का भंडारण कहाँ पर होता है, ये सभी को याद है, कोई भूला तो नहीं है, कोई भी बच्चा भूला तो नहीं है। वसा कहाँ पर स्टोर होती है, बोन मेरो में। जो बोन मेरो है, पीले कलर की जो हड्डी के बीच में मिलती है, वहां पर आपकी वसा स्टोर होती है, आपका वसा का भंडारण होता है। और खनिज कहाँ पर स्टोर होते हैं, जो आउटर पार्ट होती है। जैसे अगर मान लो एक बोन है, ये हड्डी है, तो इस हड्डी के बीच वाले भाग में आपका क्या, फैट स्टोर होता है। ये बोन मेरो, पीली बोन मेरो यहाँ पर मिलती है, येलो वाली, वो आपका खनिज का भंडारण करती है। और ये आउटर जो लेयर है, यहाँ पर आपको कैल्शियम और फास्फोरस के क्रिस्टल मिलते हैं, जिसके कारण ही हमारी हड्डी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ तक समझ में आया। अगला कार्य क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ये भी काम है किसका, हमारे कंकाल तंत्र का। बोन मेरो, रेड बोन मेरो, यहाँ पर रेड वाली मिलती है, रेड बोन मेरो। लाल मज्जा मिलती है, जो कि क्या बनाती है, आरबीसी का निर्माण करती है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है, और प्लेटलेट्स बनाती है। ठीक है, तीनों चीजों का निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मेरो में, हड्डियों में होता है। ठीक है, लाल मज्जा में होता है। तो ये सारे फंक्शन है, किसके कार्य है, आपके कंकाल तंत्र के कार्य है। ठीक है, सभी को समझ में आ गए फंक्शंस। हाँ, एडिपोस टिश्यू में भी स्टोर होता है, लेकिन यहाँ भी स्टोर होता है ना। वो एक्स्ट्रा फैट कहाँ पर स्टोर होता है, एडिपोस टिश्यू में। अब ज्यादा बनेगा तो कहाँ पर स्टोर होगा, एडिपोस टिश्यू में। ठीक है, और हमारी बोन मेरो में भी, बोन मेरो का कौन से भाग में वसा का भंडारण होता है, तो आपकी बोन मेरो, पीले कलर की बोन मेरो, येलो बोन मेरो में होता है। बहुत अच्छे, जिनको याद है अभी तक कि जो एडिपोस टिश्यू है वहां पर वसा का भंडारण होता है। जी हाँ, वो एक्स्ट्रा जो बनता जाता है, फिर वो वहां जाके स्टोर हो जाता है। चलिए, सभी को कंकाल तंत्र के फंक्शन समझ में आ गए। एक बार इनको देखो, किसी को डाउट, क्या क्या करता है, हमारे अंगों की रक्षा करना, हमारा आकार देना, मिनरल्स और वसा का भंडारण करना, और साथ ही साथ क्या काम है, हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका निर्माण करना। ठीक है, हाँ, एडिपोस टिश्यू में स्टोर होता है फैट, यहाँ पर भी होता है, कहाँ पर, पीली मज्जा में। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अब स्केलेटन जो सिस्टम है यानी कि कंकाल तंत्र है, वो दो तरह के कंकाल तंत्र आपने सुने होंगे, एक अंतः कंकाल तंत्र एंडोस्केलेटन और दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल तंत्र। हमारा कंकाल तंत्र हमारी चमड़ी के अंदर स्थित है, तो वो क्या है, एंडोस्केलेटन सिस्टम, अंतः कंकाल तंत्र। जो एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है ना, वो आपकी जो एपिडर्मिस होती है, सभी को एपिडर्मिस याद है ना। एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस जो हमारी आउटर लेयर होती है हमारी स्किन की, हमारी चमड़ी की जो सबसे बाह्यतम लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। तो जो एपिडर्मिस के नीचे कंकाल तंत्र होते हैं, अंदर होते हैं, उन्हें हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। जैसे कि हमारी चमड़ी के अंदर है, तो ये क्या है, हमारा वाला अंतः कंकाल तंत्र है। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन सिस्टम बाह्य कंकाल तंत्र, जो जो आपकी एपिडर्मिस है उसके बाहर हो, ये एपिडर्मिस के क्या होता है, अंदर होता है, और ये बाहर होता है। ये कहाँ पर होता है, बाहर होता है। एपिडर्मिस यानी कि जो चमड़ी है, बाह्य लेयर है चमड़ी की, चमड़ी के तो अंदर होगा लेकिन चमड़ी की जो लेयर है, सबसे आउटर लेयर, उसके बाहर स्थित होता है एपिडर्मिस के। ठीक है, समझ में आ गई, ये दो तरह के होते हैं। चलो एक बार एनिमल किंगडम को रिकॉल कर लेते हैं। जो सारे हमने नो के नो पढ़े थे ना, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, वो सब उनको रिकॉल कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं कि किसमें कौन सा वाला स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। हाँ, आउटर लेयर ऑफ द स्किन, हाँ किसमें होता है वही बताऊंगी प्रतीक। हमारा एंडोस्केलेटन होता है, किसमें एक्सो होता है। सारे जगतों का याद करना है, क्योंकि किसी भी, सारे जगत तो नहीं, सारे फाइलम, सारे संघ जो एनिमल किंगडम है, ये एनिमल किंगडम के सभी को याद है कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा आता है, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थिस, नेमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मिटा और लास्ट में कॉर्डेटा, जिसके अंतर्गत हम आते हैं। तो सभी में किसमें स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र होता है, किसमें नहीं होता है, होता है तो किस तरह का पाया जाता है, सभी का पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन इस बार बने हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम सबका देख लेते हैं। सबसे पहला पोरीफेरा। पोरीफेरा में मान के चलो कि स्केलेटन सिस्टम होता ही नहीं, उसमें सेल्स होती है, लेकिन माना जाता है कि पोरीफेरा के जो फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, उन्हें एंडोस्केलेटन मान लिया जाता है। लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम याद नहीं करेंगे पोरीफेरा का, हम याद करेंगे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का सभी को एग्जाम्पल याद है, सभी चीजें टाइम टू टाइम संडे के दिन रिकॉल कर लिया करो। सिलेंट्रेटा में क्या आता है, जेलीफिश, हाइड्रा, है ना, मूंगा, ये सब किसके उदाहरण है, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। इनमें पाया जाता है एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। कौन सा, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल पाया जाता है इसमें। कौन सा बाह्य कंकाल पाया जाता है मैम, चलो। तो आपने मूंगा के बारे में सुना होगा ना, मूंगा मैंने आपको पढ़ा था, तब भी बताया था कि उनके आसपास आवरण बना लेते हैं। वो किसका आवरण बना लेते हैं, कैल्केरियस, कैल्शियम का आवरण बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बना लेते हैं, वही इनका एक्सोस्केलेटन माना जाता है। हाँ, स्पॉन्जेस आते हैं जी, बिल्कुल प्रतीक, पोरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं। स्पॉन्जेस की सारी डायग्राम सबको याद होना चाहिए। हाँ, हाइड्रा, बिल्कुल लाल बाबू, हाइड्रा आता है। सिलेंट्रेटा में जेलीफिश आती है और मूंगा आता है। ठीक है, फाइसेलिया भी आता है, वो जिसे पुर्तगालियों की टोपी माना गया है, उनकी टोपियों जैसा शेप होता है, वो सब आपके सिलेंट्रेटा में आते हैं। ठीक है, तो ये एक्सोस्केलेटन होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्केरियस बोल दो, कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का आउटर लेयर होती है किसमें, मूंगा। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मूंगा से याद आ जाएगा आपको, कोरल, कोरल्स यानी कि मूंगा में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का बाह्य कंकाल। ठीक है, ये याद रखना, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। सिलेंट्रेटा हो गया। चलो प्लेटीहेल्मिन्थिस के पास जाते हैं। हाँ, आर्थ्रोपोडा पे भी आएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है, इनमें कोई स्केलेटन नहीं होता है, नो स्केलेटन।
इनमें कोई कंकाल नहीं पाया जाता, कंकाल नहीं होता। ध्यान रखिएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में। नेमाटोडा एनालिडा दोनों में एक ही प्रकार का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है मैम बता दीजिए। चलो इसका नोट करो, इन दोनों का जो है क्या है, एक्सो है, यानी कि बाह्य, इनमें भी बाह्य पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन। बाह्य कंकाल होता है, किस तरह का बाह्य कंकाल होता है, इनके बाह्य कंकाल को क्या कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है। जितने पानी में मिलते हैं ना जीव, जैसे कि नेमाटोडा एनालिडा जो पानी में रहते हैं, तो उनके अंदर का जो स्केलेटन होता है, कंकाल तंत्र होता है, उसे हाइड्रोस्टेटिक भी कहते हैं। अगर आप कहीं पर हाइड्रोस्टेटिक सुन लो ना, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक जो स्केलेटन होता है जल स्थैतिक, जल क्योंकि ये पानी में रहते हैं ना, इसलिए इनमें जल स्थैतिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। क्या होता है मैम ये जल स्थैतिक, तो इनकी जो चमड़ी होती है, अब मैंने कहा एक्सो, तो एपिडर्मिस के बाहर होगा। एक्सो का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सो कहाँ पर मिलता है, एपिडर्मिस के ऊपर मिलता है। तो इनकी जो एपिडर्मिस होती है, इनकी एपिडर्मिस के ऊपर एक खाली जगह रहती है, एक कैविटी रहती है, जिसमें क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, जिन्हें क्यूटिकल्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं इन्हें, क्यूटिकल्स कह देते हैं। क्या पाए जाते हैं इनमें, क्यूटिकल्स। तो ये जो क्यूटिकल खाली जगह, चमड़ी के ऊपर वाली खाली जगह होती है जिसमें पानी भर जाता है, तो ये क्या करता है, ये क्यूटिकल्स क्या करते हैं, ऊपर से अगर पानी में रहने वाले जीव है तो पानी का प्रेशर भी सहन करते हैं और नीचे वाले ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। और स्केलेटन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन ही तो करना होता है। ठीक है, तो अगर नेमाटोडा और एनालिडा का पूछा जाए तो हाइड्रोस्टेटिक क्यूटिकल्स मिलते हैं, एक्सोस्केलेटन इनमें पाया जाता है। अब आर्थ्रोपोडा से सभी वाकिफ है। आर्थ्रोपोडा में किस तरह का स्केलेटन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, रिकॉल कर रहे हैं हम, रिवीजन कर रहे हैं। अगर स्केलेटन पढ़ रहे हैं तो इन एनिमल किंगडम के सारे जो संघ है फाइलम से, उनको साथ में लेकर रिवाइज कर लिया करो, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है, एक्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इसमें भी बाह्य कंकाल होता है, और कौन सा बाह्य कंकाल होता है सभी को याद है ना, कौन सा होता है, काइटिन का बना होता है। किसका, काइटिन, काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल होता है आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीड़े मकोड़े, स्पाइडर, केकड़े, ये सब आते हैं उनमें। जी हाँ, नेमाटोडा एनालिडा में आपके वॉर्म्स आते हैं, इसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में और इनमें सब में। ठीक है, चलो एग्जाम्पल जिन बच्चों को, चलिए हो गया। मोलास्का में, मोलास्का का भी सभी बच्चों को याद होगा, बाहर शेल मिलती है ना, वो शंख जैसा शेप होता है, शंख जिसके अंदर स्नेल घेंगा आ जाता है, वो तो सॉफ्ट होते हैं। मोलास्का वाले जीव क्या होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं, और उनका एक्सोस्केलेटन होता है, याद है ना सभी को, इनमें भी एक्सो पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल, इनमें भी बाह्य कंकाल पाया जाता है ना। तो बाह्य कंकाल कहाँ पर होता है, शेल के रूप में, कैल्केरियस शेल, कैल्शियम की बनी हुई वो शेल्स होती हैं, कैल्केरियस शेल्स होती हैं। ठीक है, कैल्शियम की शेल्स होती हैं। जैसे कि घेंगा को देखो, स्नेल को देखो, वो उस शंख में, शेल है ना, वो शंख क्या है, शेल है, उसके अंदर समा जाता है, वो उसका एक्सोस्केलेटन है, कैल्शियम की शेल होती है। ठीक है, किसमें, मोलास्का वाले में, जिसमें आपका स्नेल आता है, ये सब आता है। हाँ, सेल वॉल ऑफ, बिल्कुल प्रतीक, फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो भी काइटिन की बनी होती है, आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन भी काइटिन का बना होता है। बहुत अच्छे, साथ साथ रिवाइज भी करते जाओ। चलो इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा में सभी बच्चों को याद है, स्टारफिश हो गया, और सी क्यूकम्बर हो गया, ये सब हमने पढ़ा था इसके एग्जाम्पल। इकाइनोडर्मेटा में इसमें भी स्केलेटन सिस्टम होता है, लेकिन एक्सो नहीं होता है, एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन। ठीक है, याद रखना, अंतः कंकाल पाया जाता है, और किस रूप में पाया जाता है मैम, तो इनमें क्या पाए जाते हैं,
अंदर की साइड में कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी एपिडर्मिस के अंदर होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एंडोस्केलेटन। स्टार फिश को अगर आप नेट पर देखोगे, उसका स्केलेटन सर्च करोगे तो उसके अंदर ऐसे स्टार शेप में ही हड्डियां मिलेगी, छोटी छोटी सी कांटे जैसे शेप मिलेंगे, उन्हें एंडोस्केलेटन कहते हैं। ये भी किसका होता है? कैलकेरियस का होता है। ऑसिकल्स इन्हें कहते हैं, कैलकेरियस ऑसिकल्स इन्हें कहा जाता है, कैलकेरियस ऑसिकल्स। अब ऑसिकल्स क्या होते हैं? ऑसिकल्स एक तरह से कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं, इस तरह के ये, इन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है, या फिर स्पाइंस बोल दो, कांटे बोल सकते हो आप, या फिर स्पाइंस बोल सकते हो। कैल्शियम की ऑसिकल्स मिलती हैं, कांटे जैसी संरचनाएं मिलती है अंदर की साइड में, इसलिए एंडोस्केलेटन होता है इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, कैलकेरियस बोला है, उसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होगा ही होगा, है ना। तो ये कैल्शियम के ऑसिकल्स या कांटे बोल सकते हो, ये पाए जाते हैं। अब कोर्डेटा में तो हाँ, सी ऑर्चिन हो गया, सी कुकुम्बर हो गया, ये सभी बच्चों को याद है, अच्छे से रिवाइज जरूर करते रहिएगा, है ना। बिना रिवीजन के मजे नहीं आएंगे क्लास में पढ़ना। अब कोर्डेटा की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? कोर्डेटा में अलग अलग तरह के जीव मिलेंगे, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? रेप्टाइल की बात कर लेते हैं। किसकी? रेप्टाइल। पहला रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल में किस तरह का मिलता है? याद है किसी को? सरीसृप इन्हें कहा जाता है हिंदी में, सरीसृपों, जैसे कि मगरमच्छ हो गए, है ना, मेंढक हो गए, इनमें दो तरह का पाया जाता है। दो तरह का कैसा? एक्सो भी होता है और एंडो भी पाया जाता है। एंडो तो सभी कोर्डेटा वालों में एंडो वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, एंडो वाला सभी कोर्डेटा में मिलेगा। बोनी यानी कि हड्डियों वाला, हड्डियों का अंतःकंकाल, जैसा कि हमारा है, ये तो होगा ही होगा। अब जो रेप्टाइल होते हैं उनमें स्केल्स मिलते होंगे। मैंने आपको रेप्टाइल जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि इनके ऊपर स्केल्स होते हैं, कांटे जैसी संरचनाएं होती है, उभार होते हैं। मगर को देखोगे तो ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह से ऊपर ऐसे कांटे जैसे स्केल्स होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटन होते हैं, चमड़ी के एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, इसलिए इसमें एक्सो भी मिलेगा, बाह्य भी मिलेगा, बाह्य कंकाल और अंतःकंकाल दोनों मिलेगा। अंतःकंकाल तो बिल्कुल हमारी हड्डियों जैसी हड्डियों वाला होगा उसका, और जो बाह्यतम कंकाल है वो क्या होते हैं? एपिडर्मल स्केल्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? एपिडर्मल स्केल्स। शूल चर्मी कांटे बोल सकते हैं, शूल चर्मी कहते हैं ना, शूल चर्मी समथिंग कुछ नाम है इनका, हाँ, शूल चर्मी कहते हैं। ऐसे उभार जो होते हैं ना, यहाँ मैं ब्रैकेट में बना देती हूँ ताकि आपको पढ़ते टाइम या खुद भी बना लेना। इस तरह की स्किन के ऊपर शेप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिडर्मल स्केल। ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, प्रतीक, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और संगमरमर, है ना, कितने सारे नाम हैं। चाक भी इसे कहते हैं, लाइमस्टोन, हाँ लाइमस्टोन, चूना पत्थर इसे कहा जाता है, चौक भी कहा जाता है। बहुत अच्छे, सब रिवाइज कर लो सभी बच्चे। अगर कोई क्लास में भी इस तरह से कमेंट कर रहा है तो उसकी कमेंट को ध्यान से देखो और आपका भी रिवीजन होता जाएगा साथ साथ। चलो, रेप्टाइल की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं एवीज की, बर्ड्स की। एवीज पक्षियों में भी दो तरह के होते हैं, तो बोलोगे कौन कौन से दो तरह के? एक्सो स्केलेटन भी होता है, बाह्य भी होता है, बाह्य कंकाल, और अंतः कंकाल भी पाया जाता है, एंडो भी पाया जाता है। कौन सा होता है? अंतः कंकाल में क्या होता है? एवीज में कौन सी हड्डियां पाई जाती है? सभी फटाफट से जिन्होंने क्लास अटेंड कर चुके हैं, पक्षी वाली क्लास, वो सभी बताएं, और जिन्होंने नहीं करी है वो टेंशन ना ले।
हाँ नए बच्चे बिल्कुल सीखें, यहाँ से भी आपको सीखने को ही मिल रहा है। तो एंडोस्केलेटन में कौन सी हड्डियां, किस तरह की हड्डियां पाई जाती है पक्षियों में? देखो सभी की बॉडी अलग अलग टाइप की होती है। स्नेक में भी एंडोस्केलेटन पाया जाता है हमारे जैसा, और स्मूथ नहीं होती है, वो दिखती स्मूथ है शाइन करती हुई, लेकिन उस तरह से उभार उनमें भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है चलो, एवीज में न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स छेद वाली पोरस हड्डियां होती है ना इनकी, इनके अंदर हड्डियां कैसी होती है? छिद्रयुक्त हड्डियां होती है, छिद्रयुक्त हड्डियां। छिद्रयुक्त हड्डियों का इनका स्केलेटन सिस्टम, इनका कंकाल तंत्र बना होता है पक्षियों का। 4 चेम्बर हार्ट, जी बिल्कुल। खोखली बोन, छिद्रयुक्त हड्डियां, न्यूमेटिक बोन। टेक्निकल टर्म्स भी याद रखें, न्यूमेटिक बोन के नाम से भी पूछ लिया जाएगा, हिंदी में न्यूमेटिक लिख देंगे वो, है ना। और एक्सो में क्या आता है इनके एक्सो में आता है फीदर्स, पंख, फीदर्स पंख। पंख क्या है? पंख एक एक्सोस्केलेटन है एवीज का, बर्ड्स का। सभी को समझ में आया यहाँ तक? चलिए हाँ, होलो बोल दो, छिद्रयुक्त बोल दो, पोरस बोल दो, न्यूमेटिक बोन बोल दो, सभी एक जैसे नाम हैं। चलो मैमल्स की बात करते हैं अब। मैमल्स, मैमल्स में भी 2 तरह का मिलता है, हमारे अंदर भी 2 तरह का मिलेगा स्तनधारी जीवों में। मैमल्स, स्तनधारी जीव कौन कौन से होते हैं मैम? तो 2 इनके भी याद कर लो। एक्सो भी होता है, एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल भी पाया जाता है, और अंतः कंकाल। वैसे मेन तो हमारा अंतः कंकाल। आप कहोगे कि मैडम अभी तो आपने बताया कि हमारा तो एंडोस्केलेटन होता है, लेकिन आपने एक्सो भी लिख दिया। वो भी पता चल जाएगा क्यों लिखा है। एंडो तो होता ही है हमारा, एंडोस्केलेटन भी होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सोस्केलेटन में भी आती है। अंतः कंकाल ये तो मेन होता है हमारा, है ना, बोनी हड्डियों वाला, हड्डियों का कार्टिलेज और हड्डियों से बना हुआ हमारा कंकाल तंत्र होता है। अब एक्सो, कभी कभी देखो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो मानव है, मानव का बाह्य कंकाल में क्या क्या आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पता होना चाहिए क्या आते हैं। हमारे बाल, हेयर्स और नेल्स, ये एक्सोस्केलेटन है। ये बाल और नाखून क्या हैं? ये हमारे बाह्य कंकाल हैं। और जानवरों में देखो तो उनके पंजे, उनके जो पंजे होते हैं, पंजों में नाखून होते हैं, वो सब, और जो बाल होते हैं छोटे छोटे हमारी शरीर पर, पूरी बॉडी पर, वो सब हमारे एक्सोस्केलेटन में आते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब एम्फीबियंस की बात कर लेते हैं। एम्फीबियंस, उभयचर, एम्फीबियंस। तो उभयचरों में क्या होता है? एंडोस्केलेटन पाया जाता है बस उभयचरों में। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, और वो भी कैसा होता है? बोनी हड्डियों वाला जो हमारा होता है, ऐसा हड्डियों का। मछलियों में भी एंडो मिलेगा, फिशेस में भी, है ना। और कुछ हाँ हॉर्न हो गए, सींग हो गए। हाँ यहाँ पर जानवरों में पंजों के अलावा सींग लिख लेना। खुर, वो खुर बोला था मैंने, खुर हो गए। 4 पैर वाले जानवरों में खुर होते हैं, जैसे कि गाय बैल हो गई, वो उनका एक्सोस्केलेटन हो गया। सींग हो गए, ये हमारे एक्सोस्केलेटन होते हैं मैमल्स के। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, लिख लो, यहाँ जगह नहीं है, मैं लिख देती हूँ। हॉर्न हो गए, सींग, सींग हो गए, खुर हो गए, पाव हो गए, पाव यानी कि खुर, ये भी किसके, खुद लिख दिया, खुर, ये सभी किसके उदाहरण हैं? सभी हमारे एक्सोस्केलेटन के उदाहरण है। तो सब एक स्केलेटन सिस्टम पढ़ने से पहले सारे एनिमल के जो फाइलम्स है, संघ है, उनके स्केलेटन सिस्टम आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ जाएं। अब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़ लें। हाँ, एम्फीबियंस वो होते हैं जो धरती पर भी रह सकते हैं, पानी पर भी रह सकते हैं, दोनों में सरवाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं।
जैसे कि हमारा क्रोकोडाइल हो गया, पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। कछुआ हो गया, ये सब। फ्रॉग हो गया, स्नेक, देखो सारे स्नेक जरूरी नहीं एम्फीबियंस में ही आए, कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी वाले अलग होते हैं, जमीन वाले अलग होते हैं। ओए वही कहा जाता है। चलो पाउस में ही तो खुर मिलते हैं, जो पाव होते हैं उन्हीं में तो खुर होते हैं प्रतीक, ठीक है, इसीलिए मैंने पाव भी लिख दिया। चलो अब इनमें डिफरेंस हम देख लेते हैं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन में अंतर देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। एक तो डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया कि जो एंडो वाला होता है वो आपकी जो एपिडर्मिस है, आपकी बॉडी है, उसके अंदर रहता है, इसीलिए उसका एंडोस्केलेटन नाम है। और एक्सोस्केलेटन की बात करें, बाह्य कंकाल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट आउटसाइड द एपिडर्मिस या बॉडी, लिख लो एपिडर्मिस लिख लो या बॉडी लिख लो, एपिडर्मिस, ठीक है। ये तो उनकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा है कि ये जो एंडो होता है हार्ड बोन और कार्टिलेज का बना होता है। हार्ड बोन्स होती है और कार्टिलेज होती है, जो कि हम देख चुके हैं। हाँ, प्रतीक को याद आया कि क्रोकोडाइल जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, जबकि सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं, वो एक्सेप्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब आपका जो एंडोस्केलेटन होता है वो हार्ड बोन्स यानी कि मजबूत हड्डियों का, कठोर हड्डियों का और उपास्थियों का, कार्टिलेज का बना होता है। ये किसका बना होता है? अब इसमें सब में अलग अलग है, किसी में काइटिन का मिलेगा, किसी में कैल्शियम कार्बोनेट का मिलेगा, है ना। मेडअप ऑफ स्केल्स, क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स में बता चुकी हूँ, स्केल्स जो उभार होते हैं वो, और शेल्स जैसे कि मोलास्का वालों में शेल मिले थे, है ना। और आर्थ्रोपोडा कीड़ों में काइटिन का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो सब अलग अलग टाइप के एक्सोस्केलेटन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन में वही आते हैं, आपके स्केल्स आते हैं, क्यूटिकल्स आते हैं, हेयर आते हैं, नेल्स आते हैं, सींग आते हैं, और काइटिन का बना हुआ कॉकरोच, ये सबका जो स्केलेटन है, कंकाल तंत्र, वो काइटिन का बना होता है, ये सब, ठीक है। अब एंडोस्केलेटन जो होता है ना, लिविंग होता है, जीवित होता है। क्यों? हमारी हड्डियों में आपने देखा होगा, मैंने कल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था। हड्डियों के अंदर नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि हमारी रक्त वाहिनियां होती, जिसके द्वारा रक्त भी सप्लाई होता है हड्डियों में, और सेंसेशन भी होता है। हड्डी टूटती है तो हमें दर्द होता है, तो इसका मतलब ये क्या, जीवित है, ये सजीव है, लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? एंडोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन, नाखून काटो, बाल तोड़ो, आपको दर्द होता है क्या? नहीं होता। ये नॉन लिविंग होता है, निर्जीव संरचना है, ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस इनमें। सभी को डिफरेंस, अंतर समझ में आ गए? चलिए आगे और डिफरेंस देख लेते हैं। एंडोस्केलेटन जो होता है ना, ये आपका मेसोडर्म से बना होता है। मेसोडर्म से, किससे बना होता है? मेसोडर्म का बना होता है एंडोस्केलेटन। कहीं कहीं पर आपको इसका एग्जाम जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैंने एनसीईआरटी की बुक रेफर करी, उसमें मेसोडर्म है और मैक्सिमम जगह पे मुझे मेसोडर्म मिला। पता है ना, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या होती है? 3 जनन परत होती है भ्रूण में। जब भ्रूण बनता है तो तीनों जनन परत से हमारे अलग अलग चीजें बनती है, किसी से अंग बनते हैं, किसी से क्या बनता है और किसी से क्या बनता है। तो हमारा जो स्केलेटन है, हमारा कंकाल तंत्र है, वो किससे बना है? मेसोडर्म, जो बीच वाली लेयर होती है ना, तीनों में से ये लेयर, फिर ये लेयर और ये वाली क्या होती है? बीच वाली मेसोडर्म होती है। ये क्या होती है? एंडोडर्म होती, एक्टोडर्म होती है। एंडोडर्म और ये एक्टोडर्म होती है, ठीक है। तो हमारा जो स्केलेटन है वो किससे बना है? बीच वाली लेयर मेसोडर्म से बना है। और एक्सो सबसे बाहर है तो बाहर वाली लेयर से ही बनेगा क्या? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म का बना होता है, ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल अभी मैंने याद करा ही दिए सभी को। अब ये कहाँ पर मिलता है एंडोस्केलेटन? किस किस में मिलेगा? वर्टिब्रेट्स, जितने भी कशेरुकी कोर्डेटा वाले जीव हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मेमल्स हो गए, मछलियां हो गई, फिशेस हो गई, सरीसृप हो गए, स्तनधारी जीव हो गए, उभयचर हो गए, सभी में मिलता है
क्या आपका एंडोस्केलेटन, और इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा में भी मिलता है, वो भी नोट कर लेना, यहां पर लिख लो। इकाइनोडर्मेटा जिसमें हमारी स्टारफिश आती है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये किस में मिलता, ये आर्थ्रोपोडा हो गया, सभी में, इनको छोड़ के, कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा वाले को छोड़ के सभी में क्या होता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इंसेक्ट में स्पाइडर्स, क्रैब्स, ये सब आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स, और भी जो मैंने अभी आपको सारे एग्जाम्पल बता दिए, जितने भी फाइलम्स बचे हुए हैं, संघ बचे हुए हैं, उनको यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में अंतर। अब आते हैं हम ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। बहुत आसान है, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। हड्डियां 206 होती हैं हमारी, सभी को याद है ना। कितनी हड्डियां होती है हमारे कंकाल तंत्र में, कितनी बोन्स होती हैं हमारी, हड्डियों की संख्या। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। हड्डियां होती है 206, और बच्चों में जो चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन में कितनी होती है, 300 हड्डियां होती है बच्चों में। बाद में जुड़कर ये कितनी बन जाती है, 206 बन जाती है। ठीक है, समझ में आया सभी को। ये तो बेसिक चीज है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कितनी हड्डियां होती है हमारी। 206 जो एडल्ट होते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनमें 300 हड्डियां होती है। बाद में जुड़ जुड़ के कम होती जाती है और 206 हो जाती है। अब हमारा जो मानव कंकाल तंत्र है बच्चों, उसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय कंकाल तंत्र, एक्सियल और अपेंडिकुलर। अब किसको मैडम एक्सियल बोलते हैं, अक्षीय कहा जाता है, और किसको उपांगीय अपेंडिकुलर कहा जाता है। तो चलो डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये 2 हड्डी के ढांचे, मतलब हमारा स्केलेटन है ये। अब देखो, जो बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है, खोपड़ी से शुरुआत करो, स्कल से शुरुआत करो हमारी, यहां से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल एक लाइन में जो आ रहा है यहां तक, कहां तक, हमारी जो मेरुदंड है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी एंडिंग तक, यहां तक की जितनी भी हड्डियां हैं वो सब किस में आती है, एक्सियल में आती है, अक्षीय कंकाल तंत्र में आती है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती है, 80 हड्डियां होती है। टोटल 80 बोन्स होती है हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले तो खोपड़ी की हड्डियां देखेंगे हम, 1 बाय 1 सारी काउंट करेंगे, कहाँ पर 80 है, खोपड़ी में कितनी होती है। इसके बाद ये वाली उरोस्थी है, जहां पर आपकी सारी पसलियां, रिब्स जुड़ी हुई हैं, और रिब्स की हड्डियां, ये जो पूरा पिंजरे जैसा आकार दिख रहा है, ये सब आपके एक्सियल बोन के अंतर्गत आते हैं। ये पूरी आपकी अक्षीय हड्डियां है। मेरुदंड, पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम जो है, ये सारी मिला के टोटल 80 हड्डियां होती। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उपांगीय कंकाल अपेंडिक्यूलर जो स्केलेटन सिस्टम है, अब ये पूरा एक्सियल छोड़ दो, और जो लेफ्ट राइट साइड बचे आपके लिम्स बचे हैं, और तो कुछ बचा नहीं है, हाथ और पांव, तो ये लिम्स की हड्डियां। हाथ पांव को क्या कहा जाता है, लिम्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हाथों को 4 लिम्स कहते हैं, अग्रपाद, और पैरों को हिंड लिम्स कहा जाता है, पश्चपाद। तो हाथों पांवों की हड्डियां, और जो हमारी ये वाली जो हड्डी है, ये किस में आती है, आपके उपांगीय अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आती है। इसे हिप बोन कहा जाता है, कूल्हे की हड्डी कहा जाता है। ओल्डर, ये हमारे शोल्डर में भी हड्डी है, वो भी किस में आती है, उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है, जिसे शोल्डर ग्रिडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि अंश मेखला, श्रोणी मेखला, पेल्विक ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल और लिम्स की जो हड्डियां हैं, सब मिला के 126 हड्डियां होती है। अब इन दोनों को जोड़ लो, 206 हड्डियां हो गई 206 हड्डियां। अब इन 206 हड्डियों को हम काउंट करेंगे, कहाँ कहाँ है, सबके नाम याद आपको करना है। सबसे पहला काम ये है कि आपका जो कंकाल तंत्र है 2 भागों में बांटा गया है, अक्षीय और उपांगीय, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 हड्डियां होती है, और इसमें 126 हड्डियां होती है। इसमें आपके लिम्स, हिप बोन, कूल्हे की हड्डी, और आपकी शोल्डर बोन यानी कि कंधे की जो हड्डियां हैं वो आती है।
इसमें डायरेक्ट आपकी खोपड़ी से लेकर जहां पर आपकी जो मेरुदंड है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम का एंडिंग होता है, वहां तक की सारी हड्डियां आती है, पसलियां भी इसमें आ जाती है। यहाँ तक सभी बच्चों को याद हो गया? सभी को याद हो गया? चलिए अब काउंट करते हैं 1 बाय 1, कहाँ पर कौन कौन सी हड्डियां है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, जिसमें 80 हड्डियां होती है। चलिए सबसे पहले हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, स्कल की बोन्स पूछी जाती है, और यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन पूछ जाता है। जो हमारी खोपड़ी की हड्डियां है ना, देखो अगर आपसे पूछे हाउ मेनी स्कल बोन, सभी मुझे आंसर दें, हाउ मेनी स्कल बोन, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, और हेड बोन, ये आपकी खोपड़ी की हड्डियां हैं, इनको हम फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं, भरेंगे आगे जाके। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, आपके सिर में कितनी हड्डियां होती है, सिर की हड्डियां। यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और क्या कंफ्यूजन है, चलो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि हमारी जो खोपड़ी है उसमें टोटल मिला के कितनी हड्डियां होती है। चलो 8 हड्डियां होती है, जिन्हें कहा जाता है क्रेनियल बोन्स। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि कितनी क्रेनियल्स बोन होती है, कपाल हड्डियां। कपाल हड्डियां कौन कौन सी है, ये सारी, जो हमारा पूरा ये एरिया कवर करके रखा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी आपकी क्रेनियल बोन्स है। इनको आप जब नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पढ़ोगे तो उसमें हम हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट्स पढ़ते हैं, पेरिटल, फ्रंटल ब्रेन, पेरिटल ब्रेन, टेम्परल, ऑक्सीपिटल, तो इनके नाम पर ही ये हड्डियां हैं। कितनी है, एक फ्रंटल होती है, बिल्कुल सामने की जो हड्डी है ये हमारी फ्रंटल बोन है, और 2 इधर होती है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, जो कि है क्या, पेराइटल बोन। क्या नाम है इसका, पेराइटल बोन है। और 2 टेम्परल बोन होती है, इधर और इधर, 2 यहाँ पर पेराइटल हो गई, यहाँ पर टेम्परल, पीछे की साइड में एक मिलेगी जो कि आपकी ऑक्सीपिटल बोन होती है, और आगे फ्रंटल बोन, फ्रंट में तो याद रहेगा फ्रंटल बोन। तो टोटल मिला के कितनी हड्डियां हो गई। और स्पेनोइड, कल मैंने ना परसों के दिन जब हमने क्लास ली थी कार्टिलेज और बोन के, उसमें बताया था कि जो स्फेनोइड और एथमोइड बोन होती है ये खोखली हड्डियां होती है, मैक्सिला, मैंडिबल, ये सब खोखली हड्डियां होती है, ठीक है। तो ये जो हड्डियां हैं इन सबको मिला के टोटल क्रेनियल बोन कितनी होती है, 8 होती है, कपाल की हड्डियां। याद रखिएगा, नाम याद रहे ना रहे लेकिन संख्या याद रखना है। कपाल की हड्डियां की संख्या कितनी होती है, 8 होती है टोटल क्रेनियल बोन्स। कितनी होती है, 8 होती। टेम्परल, स्पेनोइड, एथमोइड, एथमोइड, फ्रंटल, पेरियोटल, ऑक्सीपिटल, ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब नर्वस सिस्टम अगर आपको याद होगा तो ठीक है। चलिए 8 हो गई, आगे बढ़ते हैं। टोटल कितनी है अभी हमने काउंट नहीं करी, अभी 8 से शुरुआत करिए, ये 8 हो गई। इसके बाद हमारे चेहरे में 14 हड्डियां होती है, और इसको याद करने की ट्रिक पिछली बार भी बताई थी और आप भी बता देती हूँ। चेहरे को क्या कहा जाता है, गाने बनते हैं चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर, 14वीं का चांद। तो 14 कितनी हड्डियां होंगी, टोटल बोन 14 होती है। काउंट ना करो, नहीं याद रहती है, नाम याद नहीं रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितनी संख्या ये आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी है। तो चेहरे की हड्डियां कितनी होती है, टोटल 14 होती है। कैसे याद रखोगे, 14वीं के चांद से आपको याद रखना है, 14 हड्डियां होती है। तो 8 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्रेनियल बोन, कपाल की हड्डियां, और इसमें 14 जोड़ दो, कितनी हड्डियां टोटल, काउंट करते जाओ, जोड़ते जाओ। 80 हड्डियां करनी है हमें पूरे एक्सेल में, अक्षीय में 80 हड्डियां कहाँ कहाँ मिलेगी। 8 कपाल हड्डी, 14 14वीं का चांद, आपकी फेशियल बोन, चेहरे की हड्डियां, है ना। इसमें ही इसी 14वीं के चांद में ही आपकी मैक्सिला और मैंडिबल आती है। कौन सी आती है, मैक्सिला, ये ऊपर वाला जबड़ा, ये मैक्सिला, ये नीचे वाली मैंडिबल। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, वो कौन सी है, कौन सी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो कहीं कहीं पर फीमर मिलेगा, लेकिन मैंने एनसीईआरटी की बुक में देखा तो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट यानी शक्तिशाली जो बोन है उसका नाम है
मैंडिबल, नीचे वाला जो जबड़ा है ना हमारा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, शक्तिशाली हड्डी, सबसे शक्तिशाली लिखो नहीं तो याद नहीं रहेगा। सबसे शक्तिशाली जो हड्डी है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है? नीचे वाले जबड़े की मैंडिबल है, मैंडिबल, याद कर लेना। समझ में आया? तो मैक्सिला और मैंडिबल 14वीं के चांद में आती है, चेहरे की हड्डियों में आती है। कितनी हो गई? 14 और 8 कितने हुए? 22, 22 हड्डियां हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी खोपड़ी कर्ल में कितनी हड्डियां होती है, तो ये सारी 14वीं का चांद और 8 क्रेनियल बोन को मिला के टोटल 22 हड्डियां हमारी खोपड़ी की हड्डियां कहलाती है। तो हमने जो जगह खाली छोड़ के रखी थी उसको भर लो। हाउ मेनी स्कल बोन्स? तो दैट इज 22। समझ में आ गई? अब सिर की हड्डी अगर पूछे, मतलब पूरा यहां से यहां तक, गर्दन से पूरा हमारा हेड ले लो, तो हेड बोन चलो काउंट करते हैं। 22 हो गई, 22 तक पहुंची है हमारी संख्या। यहां तक हमने 22 काउंट कर ली, 22। अब कान में हड्डियां कितनी होती है? एक कान में 3 हड्डी होती है। हमारी ईयर बोन इन्हें कहते हैं, इन्हें ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहा जाता है। अगर नाम आ जाए ना ऑडिटरी ऑसिकल्स के नाम से तो कंफ्यूज मत होना, ईयर बोन्स को ही कहते हैं। कान की हड्डियों को श्रवण अस्थियां कहलाती है। कितनी होती है? 3 होती है, और तीनों के नाम आपको याद रखना है। जी हाँ, मैलियस, इनकस और स्टेपीस, इनके अलग नाम भी है, वो भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो आपकी मैलियस है, मैलियस है ना, इसे क्या कहा जाता है? देखो ये हथौड़े जैसी दिख रही है ना, ये देखो, ये पूरी आपकी मैलियस है, ये वाली, ये हथौड़े जैसी दिख रही है, इसलिए इसे हैमर बोन भी कहा जाता है। मैलियस का क्या नाम है एक और? हैमर बोन। इसे हैमर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा मैलियस को। हैमर पहली वाली। दूसरी इनकस। इनकस क्या है? जिसके ऊपर आपने कभी देखा होगा, वो जो कुल्हाड़ी बनाते हैं ना, वो किसी के ऊपर हथौड़ा मारते हैं, जो लोहे के तार वगैरह बनाते हैं, वो जो नीचे बेस होता है उसे एनविल कहते हैं। तो इसका शेप किसके जैसा होता है? वो एनविल जो होता है ना, एनविल के जैसा शेप होता है, ऐसा 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 होता है वो एनविल, जिसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है, जोर जोर से पीटा जाता है। तो इस हड्डी का नाम क्या है? कौन सी हड्डी? इनकस। इनकस का दूसरा नाम है एनविल। इनकस दूसरी हड्डी है इनकस। इनकस का दूसरा नाम है एनविल, जिसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है उसे इंग्लिश में, देखो हथौड़े को इंग्लिश में हैमर बोलते हैं, इसीलिए हैमर बोन, और एनविल जिसके ऊपर हथौड़ा मारा जाता है उसे एनविल कहते हैं, इसलिए एनविल, इस नाम से भी ये जानी जाती है। और तीसरी स्टेपीस। स्टेपीस के बारे में सभी को पता होगा, सबसे स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्टेपीस क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन। हाँ बिल्कुल, स्टेपीस सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसका स्टेपीस से मिलता जुलता नाम है स्टीरप बोलते हैं इसे, स्टीरप। स्टीरप, स्टेपीस, स्टीरप दोनों मिलते जुलते ऐसे ऐसे नाम है, तो याद कर सकते हो आप, स्टीरप। तो ये अलग अलग नाम से भी आ सकती है कि हैमर, एनविल और स्टीरप कहाँ पर मिलती है, तो कान की हड्डियों के ही नाम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक कान में 3 हड्डी हो गई, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 2 कान होते हैं हमारे, तो 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल मिलाकर 6। तो हमने कहाँ तक काउंटिंग करी थी अभी तक? 22 हड्डियां काउंट कर चुके थे हम प्रीवियस वाली। अब इसमें 6 और जोड़ दो, कितनी हो गई? 23, 24, 6 और 2 8, 28 हो गई, है ना। अभी हेड में 28 नहीं होती, आगे और बढ़ते, एक और छूट गई है, सभी को याद है, हायोहाइड बोन, कंठिका हड्डी से कहा जाता है। ये कहाँ होती है? यहाँ पर सिचुएटेड होती है। इसका काम क्या है? देखो ये यहाँ, ये जबड़े के नीचे जहाँ से हमारी वर्टिब्रल कॉलम, हमारी रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है ना,
के जस्ट ऊपर से ये रेड कलर की, और पूछा जाता है इसका शेप कैसा होता है, तो ये इसका आकार जो होता है हायोइड बोन का शेप लिख लो। इसका शेप कैसा होता है, आकार यू शेप की होती है। ये आकार पूछ लिया जाता है कभी कभी, यू शेप में, है ना। किसका शेप है ये, हायोहाइड का, हायोहाइड। या फिर कंठिका हड्डी लिख दो इसको, कंठिका, कंठ में पाई जाती है। इसका क्या काम है, ये हमारी टंग है ना, हमारी टंग हमारी जुबान को बिल्कुल बेस देती है, बेस देती है, आधार देती है, ताकि वो बिल्कुल सीधे से हो, और बोलने में निगलने में मदद करती है। ये हड्डियां हमारी बोलने में निगलने में हमारी जुबान को आधार बेस प्रोवाइड करती है। कौन सी, हायोहाइड बोन, ये एक ही होती है। तो हमने कितनी काउंट कर ली बच्चों, कितनी काउंट कर चुके हैं, 28 हो गई है ना। अब 28 में एक और जोड़ दो, प्रीवियस वाली 28 बोन में एक हायोहाइड जोड़ दो, तो टोटल कितनी हो गई, 29 बोन। तो पूरे अगर सिर की हड्डी आपसे पूछी जाए तो टोटल कितनी होती है, 29 बोन्स होती है। हाँ बिल्कुल, ईयर्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज, जो फ्लेक्सिबल वाली होती है उसके बने होते हैं, इलास्टिन के। और पिन्ना कहा जाता है, ये जो ये है ना, ये जो हिल रहे हैं इन्हें पिन्ना कहते हैं, ये भी याद रखना है साथ में। चलिए, हाँ बिल्कुल प्रशांत, ये टूट जाती है, ये हायोहाइड बोन टूट जाती है। अब ओबियसली रीढ़ की हड्डी भी ब्रेक होगी और हायोहाइड भी बोन होगी जब फांसी लगाई जाती है। अच्छा, फ्री टिकट है हायोहाइड बोन हेवन में जाने का, क्यों जरूरी हायोहाइड बोन की टूटने से। चलिए, तो टोटल, चलो आते हैं अब हमारे फिल इन द ब्लैंक, फिल कर लो जो हमने खाली छोड़ा था। कल की बोन पूछे तो 22, कान और हायोहाइड को छोड़ दो 22 हड्डियां होती है, और कान और हायोहाइड को अगर आप जोड़ लेते हो तो टोटल मिला के कितनी हड्डियां हो गई, 29। ठीक है, तो क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना। खोपड़ी की हड्डियों की संख्या 22 है और सिर की हड्डियां पूछे तो 29। समझ में आ गई सभी बच्चों को, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट था। अब यहाँ पर हमारी खोपड़ी की हड्डी और हमारे सिर की हड्डी खत्म हो जाती है। तो अभी तक हमने 29 हड्डी पर पहुंचे हैं। अब बात आती है हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन की। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है, सभी हड्डियों के नाम, जगह बहुत इजी है, याद करना है आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं किससे, हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है, मेरुदंड इसे कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी बैकबोन कहा जाता है। इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है, तो कितनी हड्डियां होती है, टोटल 26 बोन्स होती है। कितनी होती है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि जो एडल्ट है, एडल्ट में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है। कितनी होती है, 26। और बच्चों में कितनी होती है, बच्चों में 33 होती है। अब इन 33 का 26 में कन्वर्जन कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगी। चलो पहले 26 कहाँ होती है हम वो काउंट कर ले। देखो, हमारी रीढ़ की हड्डी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो भाग होता है, सभी को दिखाई दे रहा है डायग्राम, है ना, इसे कहते हैं क्या, ये लिखा हुआ सभी को दिखाई दे रहा है क्या, ये छोटा वाला सर्विकल वर्टिब्रे, क्या कहते हैं इसे, सर्विकल वर्टिब्रे। सर्विकल वर्टिब्रे सी से डिनोट किया जाता है। सी का मतलब है सर्विकल वर्टिब्रे, यानी कि ग्रीवा, कशेरुकाएं, ये टोटल 7 होती हैं। तो इसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सी कितनी होती है, 7 होती है। कहाँ से, जो सबसे पहली वाली होती है ना C1, उसका नाम एटलस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एटलस बोन कहाँ है, कहाँ पर पाई जाती है, तो आपकी जो बैक बोन है ना, रीढ़ की हड्डी है, उसकी सबसे पहली वाली हड्डी C1 का नाम है एटलस। एटलस हड्डी, एटलस, ये आपकी एटलस हड्डी है। ठीक है, C2, C3, C4, C5 से C7 तक होती है। ठीक है, चलिए अब ये T1 से लेके T12 तक, कितनी, T1 से लेके T12 तक, यानी कि 12 हड्डियां हैं आपके थोरेसिक। ये वाला जो पार्ट होता है इसे थोरेसिक बोलते हैं ना। इसमें जो कैविटी होती है उसका नाम भी सभी को याद होगा, थोरेसिक कैविटी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो लंग्स और हार्ट है वो कहाँ पर स्थित है, उनकी पोजीशन कहाँ पर शरीर में। तो ये जो चेस्ट वाला एरिया होता है इसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं।
वक्षीय गुहा, तो यहाँ की हड्डियों का नाम क्या है? वक्षीय कशेरुकाएं होती है T1 से लेकर T12 तक। तो 12 ये हो गई। ये ब्लैक वाला तो दिखाई दे रहा है, मैं इंग्लिश में नाम बोल रही हूँ, वो सुन लो, पीडीएफ में आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा, है ना। थोरेसिक वर्टिब्रे और ये कर्विकल वर्टिब्रे, C से कर्विकल, T से H से थोरेसिक, और L1 से लेकर L5 तक यानी कि जो 5 हड्डियां होती हैं उन्हें लुम्बार बोलते हैं, यानी कि कटी, हिंदी में इन्हें कटी बोलते हैं। ये वाला जो हमारी यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा होता है ये कटी बोलते हैं, इसे लुम्बार वाला बोलता है, 5 हड्डियां होती है। इसके अलावा एक जो हड्डी है लास्ट वाली उसे क्या कहते हैं? सेक्रम बोलते हैं, S से डिनोट करोगे, एक सेक्रम होती है और एक सबसे लास्ट में पूंछ, जहां से हमारी पूंछ निकली हुई थी, अब पूंछ नहीं है तो वो हड्डी छोटी हो गई, उसे कहते हैं अनुत्रिकास्थि कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल 1 होती है C। तो ये कभी कभी आपसे आपकी जो हड्डियां होती है ना मेरुदंड की, आपकी वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियों का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो ये होता है C5 5 सर्विकल, सर्विकल्स बोन होती है, यानी कि ग्रीवा को कशेरुकाएं कहते हैं, कशेरुकाएं, ये सारी हड्डियों को कशेरुकाएं यानी कि वर्टिब्रे कहा जाता है। वक्षीय थोरेसिक 12 होती है, लुम्बार 5 होती है, सेक्रम त्रिकास्थि 1 होती है, और कॉक्सीजियल सबसे लास्ट में पूंछ जैसी दिखाई दे रही है, ये छोटी सी, पहले ये लंबी थी जब हमारी पूंछ थी, बंदरों में ये लंबी होती है, थोड़ी सी और अंदर तक चली जाती है, हम में नहीं है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई टोटल मिला के? काउंट करो, हो गई क्या? 26, 12, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गई ना टोटल मिला के 26 हड्डियां होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में, बैक बोन में। ठीक है, ये मैंने जूम करके दिखाया, जो सेक्रम और कॉक्सीजियल है ना उसका जूम का डायग्राम है। ये यहाँ पर हमारी जो हिप बोन है ना, ये दोनों हड्डियां मत ले लेना, ये हमारी हिप बोन है, ये नहीं आती, ये हमारे उसमें आएंगी, उपांगीय कंकाल में आती है, अपेंडिकुलर वाले में आती है, एक्शल में ये सीधी आती है। तो ये सेक्रम है और ये आपकी कॉक्सीजियल है। अब बच्चों में, ये तो हमारे एडल्ट की बात हो गई कि हम में 26 होती है, बच्चों में 33 होती है। कहाँ गई वो 33? 26 कैसे बन गई मैम? तो जो सेक्रम है बच्चों में, ये सेक्रम 5 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, 5, और बाद में जुड़ 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 के पूरी एक ही हड्डी बन जाती है, जिसे सेक्रम नाम दे दिया। इसके बाद ये जो कॉक्सीजियल है ना, अनुत्रिकास्थि, ये सबसे लास्ट वाली, ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये 4 हड्डियों की बनी होती है। तो ये 9 हड्डियां कम होके 2 हड्डियों में चेंज हो गई, तो 26 हो गई, बच्चों में 33। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? अगर पूछे कि हमारी रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है एडल्ट में, यानी कि यंग पर्सन में, तो टोटल 26 होती है। बच्चों में कितनी होती है? तो टोटल मिला के 33 होती है। 5 आपकी त्रिकास्थि, सेक्रम और कॉक्सीजियल, ये 5 और 4 मिलके एक एक में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गई बैकबोन की हड्डियां? अब चलो एक्शल में क्या बच गया? अभी हमने कितनी काउंट करी थी? 29, तो ये हो गई, और 26 ये जोड़ लो। 29 और 26 कितनी हो गई? 29 प्लस 26, 15, 5, 55 बोन्स हो गई, है ना। अभी 80 नहीं हुई है, अभी 55 बोन्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पसलियां, हमारी रिब्स, पसलियों में कितनी हड्डियां होती है? चेस्ट बोन इन्हें कहा जाता है, पसलियां भी कहा जाता है। तो टोटल मिला के 25 होती है। कहाँ पर? एक साइड कितनी पसलियां होती है क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी 12 पसलियां होती है, मतलब 12 जोड़े होते हैं, 12 इधर होती है, 12 इधर होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी? 12, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी? ये 12 और 12 इधर होती है। तो टोटल मिला के मैडम 24 ही हुई। 25 कहाँ? तो सारी आके जुड़ी कहाँ पर है? यहाँ पर। इसे क्या बोलते हैं? उरोस्थि, सेक्रम, सॉरी स्टेर्नम, उरोस्थि। टोटल मिला के कितनी हड्डियां हो गई? 25 हड्डियां हो गई, है ना। 29 और यहाँ पर 26, 55 और 55 प्लस 25, 70, 10 हड्डियां कहाँ गायब हो गई? चलो काउंट करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, ये जो पसलियां होती है, 24 थी ना,
चॉइस और ये। तो ये जो पसलियां होती है ना, इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। यहां तक सभी को समझ में आया? हाँ बिल्कुल प्रतीक, यहाँ तक सभी को हड्डियों की संख्या समझ में आई। पसलियों में कितनी हड्डियां होती है? 12 पेयर। जोड़े पूछे तो 12 और संख्या पूछे तो क्या लिखोगे? अगर जोड़े में पूछे, जोड़े पसलियों के जोड़े, पसलियों के जोड़े पूछे तो कितने होते हैं? 12। पेयर में पूछे तो 12 होती है, और संख्या पूछे, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको लिखना है चॉइस, है ना। पेयर में 12 12, एक पेयर, पेयर कितनी होती है? 2 से मिलके एक पेयर बनती है ना, ठीक है। हाँ 80 हो गई, 8 80 बोन हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी। 12 हड्डियां होती ना, तो 12 में से 1 से लेकर 7 तक की जो हड्डियां हैं वो डायरेक्ट आपकी किससे जुड़ी हुई होती है? आपकी उरो अस्थि से जुड़ी हुई होती है। 1 2 3 4 5 6 और एक आधी और कहीं ना कहीं बीच में ये जुड़ी हुई। टोटल 7 हड्डियां ऐसी होती है जो डायरेक्ट आपकी उरो अस्थि यानी कि स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स, यानी कि वास्तविक पसलियां। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे 7। जो चॉइस है, मतलब जो 12 है, 12 में से 7 पसलियां कितनी होती है? 7 पेयर ऐसी होती है जो डायरेक्ट आपकी उरो अस्थि से जुड़ी हुई होती है, उन्हें वास्तविक पसलियां कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और इसके बाद 8 से लेकर 10 तक की जो होती हैं उन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, अवास्तविक या झूठी पसलियां कहा जाता है। 8 से 10 वाली को हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स होती है। तो फॉल्स रिब्स जो होती हैं यानी कि अवास्तविक पसलियां, अवास्तविक पसलियां कितनी होती है? 8 से लेकर 10 तक की अवास्तविक होती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट किससे? स्टेर्नम यानी कि उरो अस्थि से नहीं जुड़ी होती। ये किससे जुड़ी होती है? इस तरह से देखो, ये हमारी बीच में आती है उरो अस्थि। ये क्या है? उरो अस्थि यानी कि स्टेर्नम। तो स्टेर्नम से क्या होता है कि 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 से लेकर 7 तक की हड्डियां डायरेक्ट आपके किससे? स्टेर्नम से जुड़ी होती है। इन्हें हम वास्तविक पसलियां कहते हैं। वास्तविक पसलियां, समझ में आई बात? इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ी हुई है किससे? हमारी स्टेर्नम से। इसके अलावा 8 से लेकर 10, 8 9 10, 8 9 और 10, 8 से लेकर 10 तक की जो हड्डियां है ना, वो स्टेर्नम उरो अस्थि से नहीं जुड़ी होती। ये जो आपकी वास्तविक पसलियां इनसे जुड़ी हुई होती है, तो इन्हें हम फॉल्स कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स यानी कि अवास्तविक या झूठी पसलियां, अवास्तविक पसलियां कहलाती हैं। समझ में आई बात? अब 12 होती है मैम, तो 2 का क्या हुआ? तो 2 जो होती है ना आपके पीछे, पीछे आपकी क्या है? रीढ़ की हड्डी चलती हुई आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो जो हैं वो किससे जुड़ी हुई होती हैं? जो 2 11 और 12 2 ऐसी हैं जिन्हें फ्लोटिंग वाली कहते हैं। फ्लोटिंग, क्योंकि ये आगे से ना तो उरो अस्थि से जुड़ी हुई होती है और ना ही वास्तविक पसलियों से ट्रू रिब से जुड़ी हुई होती है। हवा में लटकती रहती है, आगे ऐसे हवा में झूलती रहती है, और पीछे किससे जुड़ी हुई होती है? आपकी किससे? ऐसी ये रहा, आगे से तो हवा में ही लटकी रहेगी, ऐसे किसी से जुड़ी नहीं रहती। लेकिन पीछे से किससे जुड़ी हुई होती है? पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी, इन्हें हम क्या कहते हैं? तैरती हुई पसलियां। तैरती हुई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आगे से बिल्कुल किसी से भी जुड़ी हुई नहीं है। तैरती हुई पसलियां। तो तैरती हुई पसलियां कितनी है? 2 है। डबल कर लेना इन सबको,
है ना, 7 की 14 हो जाएगी और ये 3 की 9 हो जाएगी और 2 की 4 हो जाएगी। फ्लोटिंग रिब्स होती है, तैरती हुई पसलियां। समझ में आ गई यहाँ तक की बात सभी बच्चों को? किसी को डाउट? क्यों? अब भगवान ने बनाए हैं, ऐसा है, क्या करें, जरूरत ही नहीं होगी उनको सपोर्ट की, है ना। देखो ऊपर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, वजन ज्यादा ऊपर से आता है, ऊपर की सारी जो पसलियां होती है ना वो सारा वजन क्या कर लेती है, सहन कर लेती है। और जैसे जैसे नीचे नीचे आते जाते हैं उनको कम वेट की जरूरत होगी, तो भगवान ने सोचा क्यों ही जोड़ें, हवा में ही लटका दो, लेकिन पीछे से जुड़ी हुई होती है ना बैकबोन में। तो समझ में आ गई ये कितनी पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। पेयर कितनी होती है, 12 होती है। तो इनको सबको मिला के हमारी हो गई टोटल 80 हड्डियां, और यहाँ पर हमारा एक्शियल वाला जो कंकाल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, वो कंप्लीट होता है। चलिए अब अपेंडिकुलर पे आ जाते हैं। हाथ पांव पर आ जाते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, बिल्कुल। अक्षी कंकाल हमने कंप्लीट कर लिया, 80 हड्डियां सभी को पता है कहाँ मिल रही है, खोपड़ी में कितनी हो गई टोटल, है ना, खोपड़ी की याद हो गई 29, ये भर लेना। 12 पसलियां होती है मेरुदंड में, सभी हड्डियां हम काउंट कर चुके हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं उपांगीय कंकाल, जिसमें आते हैं हमारे हाथ, पांव और कंधा और कूल्हे की हड्डियां, जिन्हें पेल्विक ग्रिडल, शोल्डर ग्रिडल और फोर लिम्स, आर्म्स और हैंड लिम्स कहा जाता है। चलिए हाथ पैर से शुरुआत करते हैं। ये हमारा हाथ की हड्डियां टोटल 30 हड्डियां होती, कहाँ होती, काउंट करते हैं। हाथ की हड्डियों की बात हो रही है, कहाँ कहाँ पर होगी हाथ की हड्डियां, अभी ये वाली जो हड्डी है इसको भूल जाना, ये हमारी शोल्डर ग्रिडल है जो हम अलग से पढ़ेंगे, ये नहीं है, ये नहीं आती है इसमें, यहाँ से शुरुआत करना। हाथ कहाँ से, यहाँ से शुरुआत होता है। यहाँ पर एक ही हड्डी होती है जिसे कहते हैं ह्यूमरस बोन, जो हमारी भुजा में यहाँ पर पाई जाती है, कोहनी से ऊपर, कंधे और कोहनी के बीच वाली हड्डी होती है ह्यूमरस बोन, जो कि एक होती है। एक हाथ में एक है, अभी हम एक हाथ की काउंट कर रहे हैं, फिर उसको डबल कर देंगे, ठीक है। चलो तो एक ह्यूमरस बोन हो गई, हो गई। अब जैसे ही हमारी कोहनी जो आती है, ये एल्बो, एल्बो से नीचे 2 हड्डी मिलती है, एक जाती है हमारी लिटिल फिंगर, चीठी उंगली जिसे बोलते हैं, इधर जाती है, और एक थंब की साइड में जाती है। 2 हड्डियां यहाँ पर आपको मिलेगी। तो 2 हड्डियां कौन सी मिलेगी, रेडियस, रेडियस किधर मिलती है ये भी याद रखना, रेडियस कहाँ मिल रही है, अंगूठे की तरफ, अंगूठे की साइड की हड्डियां, दोनों हाथ में देखो, इधर की साइड में रेडियस है, किधर है रेडियस, ये जो आपका थंब है ना, थंब की साइड वाली जो हड्डी है वो रेडियस है। तो एक ह्यूमरस हो गई, एक रेडियस हो गई, और जो आपकी ये चीठी उंगली है ना, छोटी लिटिल फिंगर, इसके साइड की जो हड्डी है उसे हम कहते हैं अल्ना। तो हाथ की हड्डियों के नाम मत भूलना, ह्यूमरस, उसके नीचे 2 हड्डियां मिलती है, अंगूठे की साइड वाली रेडियस, और लिटिल फिंगर छोटी उंगली की साइड की कौन सी है, अल्ना। तो ये हो गई एक अल्ना, 3 हड्डियां हो गई। इसके बाद कलाई, आपकी कलाई में छोटी छोटी, मैंने बताया था आपको शॉर्ट बोन्स, ये कौन सी बोन्स का उदाहरण है, कौन सी हड्डियों का उदाहरण है, लॉन्ग बोन, लंबी हड्डियां हैं, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ला। वहां पर मैंने लिखा था, जिनको याद नहीं हुआ वो हम इस डायग्राम से अपने माइंड में फिट कर लो। ये लंबी हड्डियां, लॉन्ग बोन है। और इसके बाद हमारी कलाई में शॉर्ट बोन, छोटी हड्डियां मिलती है, जिन्हें कहते हैं कलाई। कलाई से कार्पल्स नाम याद आपको रखना है। तो टोटल कितनी कार्पल्स होती है, 8 कार्पल्स होती है। कितनी कार्पल्स होती है बच्चों, 8 कार्पल्स होती है। अब बारी आई हमारी फिंगर्स की, तो कार्पल्स, कार्पल्स के आगे क्या मिलेगी, मेटाकार्पल्स। इसके आगे वाली जो हड्डियां हैं, मतलब हमारी हथेली में मिलती है, ये पीछे से आप देखोगे तो काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, जितनी उंगलियां ना उतनी हमारी मेटाकार्पल्स। मेटा का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा, तो कार्पल्स, तो कार्पल का आगे वाला हिस्सा क्या हुआ, मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स कितनी हो गई, 5 होती है। मेटाकार्पल्स को याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, 5 फिंगर है ना, तो एक हड्डी इसमें जाएगी, एक इधर जाएगी, एक बीच वाली में जाएगी, एक इधर जाएगी और एक अंगूठे में जाएगी। तो मेटाकार्पल्स हो गई आपकी 5। अब आ जाते हैं हमारी फिंगर्स। फिंगर्स में कितनी हड्डियां होती है, जी बिल्कुल अभिषेक, PDF आपको टाइम से मिल जाएगी। फिंगर्स में कितनी हड्डियां होती है,
फिंगर्स में 14 हड्डियां होती है। बोले मैम फिंगर तो 5 ही होती है, 14 क्यों? एक उंगली में 3 हड्डी, एक जो उंगली की हड्डी है ना 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इस तरह से 1 2 3। आप फिंगर को देखो अपनी, आपकी फिंगर में 3 पार्ट पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, ये लाइन बनी हुई बीच में कट कट के निशान लगे हुए हैं ना, 3 पोर्शन दिख रहे हैं ना सभी को। तो 3 पोर्शन मतलब 3 हड्डियां, 3 इसमें 6, 3 इसमें 9, 3 इसमें 12 और अंगूठे में कितने कट लगे? 2 है। 2 हड्डियां होती है अंगूठे में, 12 13 14, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 14। और आपकी जो फिंगर्स की हड्डियां होती है ना उन्हें हम फ्लेंजेस कहते हैं, उनका नाम है, पूछा जाता है क्या कहते हैं? फ्लेंजेस कहा जाता है फिंगर्स बोन को। फिंगर्स बोन्स यानी कि अंगुलियों, अब वो पाँव की अंगुलियां हो या हाथ की अंगुलियां हो, दोनों की अंगुलियों की जो हड्डी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी में टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे तो फ्लेंजेस। फ्लेंजेस, फ्लेंजेस समझ में आ गई सभी बच्चों को बात? तो हाथ, फिंगर में कितनी हड्डियां होती है? भूल भी जाओ तो अपनी फिंगर देख लेना, 3 3 6 9 12 और 14 हड्डियां होती है मैम। ये मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं? तो 5 उंगलियां गई हैं तो 5 हड्डियां होती है। कार्पल्स याद रखना बस आपको, 8 हड्डियां और 2 ये और 1 यहाँ, तो टोटल मिला के कितनी हड्डियां हो गई? 8 2 10 और 15 16, 16 और 4 20 और 10 30। एक हाथ में कितनी हड्डियां हो गई हमारी? 30 सॉरी, तो दोनों हाथ की मिला के कितनी हो जाएगी? 60। दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी? 60 हड्डियां हो जाएगी दोनों हाथों की मिला के। समझ में आए यहाँ तक? इसमें किसी को डाउट, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाँव की हड्डी, ये 4 लिम्स है ना, हमारे हाथों को हम क्या कहते हैं? 4 लिम्स कहते हैं। अग्रपाद, अब पश्चपाद पर चलते हैं, यानी कि पाँव की हड्डियां सेम पाँव में भी ऐसी होती है। एक हड्डी हमारी जांग में होगी और टखने घुटने से नीचे आपका जो नी होगा, नी से नीचे फिर 2 हड्डियां होगी। सेम स्ट्रक्चर हमारे पाँव का होता है। तो ये वाली जो हड्डी होती है इसे हम क्या कहते हैं? फीमर। और फीमर को सभी जानते हैं, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, फीमर है ना, नोट कर लो पॉइंट। लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट बोन तो याद होना ही, ये कॉमन क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट बोन इज फीमर, जो कि कहाँ पर पाई जा रही है? ये क्या है? हमारी थाई है ना, जांग में, थाई में लॉन्गेस्ट बोन इज फीमर, थाई में पाई जाती। कहाँ पाई जाती ये भी पूछ लिया जाता है, जांग में पाई जाती। ये एक हड्डी हो गई पूरी। उसके बाद इसके नीचे फिर 2 हड्डियां होगी, एक हमारे टो की तरफ जाएगी, हमारे अंगूठे की तरफ जाएगी और एक हमारी फिंगर की तरफ जाएगी। तो इसको तो याद करना, देखो क्या कहा जाता है? टीबिया। टीबिया किधर होगी? टो। टो यानी कि हमारा जो पाँव का अंगूठा होता है उसे टो कहते हैं, तो टो से टीबिया याद करो। तो टीबिया का मुंह किधर होगा? टीबिया होगी आपके टो की तरफ में। टीबिया कहाँ मिली? टीबिया मिली टो की साइड में। पाँव का जो अंगूठा है उधर टो, उसे टो बोलते हैं, वहां पर टीबिया। और इधर फाइबुला। कौन सी? फाइबुला। तो पाँव की हड्डियां कौन सी? फीमर, टीबिया, फाइबुला। 3 हड्डियां हो गई टोटल मिला के, 3 हड्डियां हो गई, फीमर, टीबिया, फाइबुला मिला के 3 हड्डियां हो गई। इसके बाद पटेला। पटेला हम कितनी बार पढ़ते हैं? सिस्मोइड बोन जो होती है वो पटेला में पाई जाती है, इसके अंदर फंसी होती है, बोल के जैसी शेप में होती है। तो ये पटेला जब आप अपने घुटने को टच करोगे ना तो ऊपर से गोल गोल कटोरे जैसा फील होगा, वो पटेला होती है। क्या होती है वो? इस वाली हड्डी के ऊपर चिपकी रहती है वो पटेला। तो एक पटेला हो गई। अब पाँव और हाथ की हड्डियां, बिल्कुल हाथ की कलाई की हड्डियों को हम कार्पल्स बोलते हैं, तो पाँव की हड्डियों को टार्सल्स बोल दो। ये क्या है? टार्सल्स। ये कितनी होती? वो 8 थी, ये 7 होती है। कितनी? 7 टार्सल्स हो गई। और वही सेम हमारे 5 उंगलियां जाती ना पाँव में, तो 5 क्या होगी? मेटाटार्सल्स। आगे वाली तो मेटाटार्सल कितनी हो जाएगी? 5 मेटाटार्सल हो जाएगी। और जैसे हमारी 14 हाथ की हड्डियां होती ना, फिंगर्स की, अंगुलियों की हड्डियां, उसी तरह से पाँव में भी 14 ही होती है।
है ना, 14 मिला के, टोटल मिला के कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 30 हड्डियां हो जाएगी। और एक पाँव में 30 है तो दूसरे में कितनी होगी, 60। बिल्कुल हाथ और पाँव में बराबर हड्डियां होती है हमारी, 30 30। तो टोटल मिला के, हाँ अब एक्स्ट्रा फिंगर वाले की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं। अब उसमें पता नहीं वो फिंगर का साइज कितना बड़ा है, अब एक बोन होगी, 2 होगी, 3 होगी, वो देख लेना तुम लोग, है ना। मैं नॉर्मल पर्सन पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। ऋतिक रोशन से पूछना पड़ेगा तुम्हारी हड्डियां बताओ, है ना, उसकी है ना एक्स्ट्रा फिंगर। चलिए ये हो गई आपकी पाँव की हड्डियां। अब क्या बचा मैम, कंधे की हड्डियां, ये बिल्कुल अलग आती है। ये हाथ पाँव में नहीं, ये हाथ में हड्डियों में नहीं आती, इन्हें शोल्डर ग्रिडल के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या कहते हैं हम, शोल्डर ग्रिडल, यानी कि अंश मेखला। अंश और हर, अंश ऊपर लगता है ना, अंश को हम कहाँ लगाते हैं, वो जो डिग्री वाला साइन होता है हम कहाँ लगाते हैं, ऊपर। अंश कहाँ होता है आपका, ऊपर ही रहता है ना, तो ये ऊपर वाली अंश मेखला, शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल में कितनी हड्डियां होती है, कुल मिला के 2। टोटल कितनी हड्डियां होती, 2 होती। कौन कौन सी होती है, तो उनके नाम देखो, हसली, क्लेविकल। एक है क्लेविकल, हसली, जिसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। ये पूरी यहाँ से, ये लंबी हड्डी यहाँ से, ये यहाँ से पीछे पीछे से जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल ऐसी होती है, ऐसी शेप होता है ना। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ एंड होती है, पीछे की साइड से अटैच होती है, कंधों तक आती है, इसे क्लेविकल कहते हैं, हसली कहा जाता है। इसका पेट नेम क्या है, कॉलर बोन, पूछा जाता है। कॉलर बोन किसे कहते हैं, यहाँ पर हमारी कॉलर आती है ना, शर्ट की कॉलर कहाँ पर आती है, क्लेविकल पर ही तो आती है। कॉलर बोन, कॉलर बोन का क्या नाम है बच्चों, क्लेविकल हसली, क्लेविकल, हिंदी में कहें तो हसली, जोर से हसली, है ना, ठीक है। क्लेविकल, इसे कॉलर बोन कहा जाता है। दूसरी हड्डी कहाँ है, तो ये जो शेप दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाली, इसे कहते हैं स्कैपुला, कंधी, स्कंधा अस्थि, स्कंधा अस्थि यानी कि स्कैपुला। तो टोटल मिला के कितनी हड्डियां हो गई, 2 हड्डियां हो गई। 30 हाथ में, 3 पाँव में, 2 हड्डियां, ये मतलब 2 ये और 2 वो, 4 हड्डियां। जॉइंट बोन नहीं होती, वो जॉइंट्स होते हैं, वो हड्डियों के बीच में होते हैं। जॉइंट्स लास्ट में बताऊंगी अभिषेक मैं आपको, है ना। क्लेविकल और स्केपुला समझ में आ गई, ये हमारी शोल्डर की, कंधे की हड्डियां हैं 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और क्या छूटा हुआ है, कूल्हे की हड्डियां, हिप बोन छूटी हुई है, जिन्हें श्रोणी मेखला या पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, पेल्विक पोर्शन होता है ना, इसलिए पेल्विक ग्रिडल इसे कहा है। अब ये जो हड्डी ना दिख रही है इधर, और ये इधर की साइड में, सॉरी, हाँ, ये इधर की साइड में और इधर की साइड में जो लेफ्ट राइट साइड 2 हड्डियां दिख रही है ना, ये आपकी हिप बोन है। क्या है, हिप बोन है। हाँ, ब्यूटी बोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी ब्यूटी इसी से तो है। समझ में आ गई। तो हमारी हिप बोन में भी कितनी हड्डियां होती है, 2 होती है। ये एक इधर और एक इधर, ये दोनों यहाँ पर आकर ज्वाइंट हो रही है। ये दोनों क्या है, हमारी हिप बोन है, कूल्हे की हड्डियां इन्हें कहा जाता है। समझ में आ गई। तो 2 ये जोड़ लो, हो गई कंप्लीट सारी हड्डियां। अब ये जो हिप बोन है ना, इसके बारे में एक और बात है कि ये हम में तो जुड़ के एक बिल्कुल सिंगल बन जाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। वो नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना हड्डी का, ये वाला, इसे ईलियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ईलियम, ईलियम। और ये जो बीच वाला भाग है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का ग्रीन कलर का, ये प्यूबिस है, प्यूबिस। और ये जो लास्ट में इस तरह से बटरफ्लाई शेप में दिख रहा होगा ना नीचे, इसे इश्चियम कहते हैं, इशियम, इशियम। ये 3 हड्डियों से मिलकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कूल्हे की हड्डियां कौन सी 3 हड्डियों से मिलकर बनी है, ईलियम, प्यूबिस, इशियम। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो ये भी याद रखना उसके साथ में। तो टोटल मिला के कितनी हड्डियां हो गई, अगर हम काउंट करें यहाँ पर, अगर हम जोड़ें सारी हड्डियां, दोनों हाथ की मिला के 60, हैंड वाली
लेग वाली मिला के 60, और कूल्हे में 2 हड्डियां हो गई, मतलब 4, हिप बोन और शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल में यानी कि आपकी जो मेखला श्रृंखला, क्या बोलते हैं उसको, मेख श्रृंखला, श्रेणी मेखला, उसमें टोटल कितनी हड्डियां हो गई? टोटल 4, 120 और 100, जस्ट मिनट, शोल्डर में गड़बड़ी हो गई है, कितनी थी? हाँ 126 होना चाहिए ना, 120, 24, 25, 26, हाँ ये 2 हड्डियां ही होती है टोटल मिला के, ये आपकी 2, हिप में 2 ही तो होती है, गलत लिख दिया मैंने। कूल्हे में कितनी हड्डियां? लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली 2, और आपकी शोल्डर ग्रिडल की 4, तो ये हो गई टोटल 126 हड्डियां आपके उपांगीय कंकाल की, यानी कि अपेंडिक्यूलर में। ठीक है, अब देखो हड्डियों का साइज जो है ना, मेल फीमेल और हाइट के हिसाब से चेंज होता रहता है। हाँ हाँ, मैंने गलत कर दिया था, शोल्डर में 4 होगी, हिप बोन में 4 कर दी थी मैंने, 2 होती है, यानी कि कूल्हे की जो हड्डियां हैं, ये पाँव और ये आपका हाथ हो गया, तो हो गई सारी टोटल मिला के 206 हड्डियां। इसमें 80 और जोड़ लो, एक्शियल वाली, एक्शियल यानी कि अक्षीय वाली 80 और जोड़ लो, कितना हो गया? 206 हड्डियां, और बच्चों की और वो जोड़ लो एक्स्ट्रा वाली 300 हड्डियां। समझ में आ गई कितनी कहाँ हड्डियां होती है? चलो, सभी को याद होना चाहिए ये हड्डियों के बारे में। देखो अभी है ना, जॉइंट्स के बारे में ज़्यादा डिप में नहीं जाएंगे, अभी तक क्वेश्चन जॉइंट्स के ऊपर नहीं आए, जोड़ के ऊपर। कौन कौन से कहाँ पर जोड़ होते हैं, बस उनके नाम याद करना है हम लोगों को। तो ये जो हड्डी है यहाँ पर हमारी गर्दन में, नेक में जो जॉइंट होता है उसे पाइवोट जॉइंट कहते हैं। मतलब पाइवोट का मतलब ये है कि एक धुरी पर घूमता रहे। जैसे ये पेन है, मैंने पकड़ा है इसको, मैं लेफ्ट राइट अपनी गर्दन को हम ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे जहाँ पर जॉइंट होते हैं उन्हें हम पाइवोट जॉइंट करते हैं बोलते हैं। तो हमारी जो नेक है, गर्दन में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? पाइवोट। पाइवोट जोड़ या जॉइंट ये कहाँ पर मिलता है? हमारी नेक में। जैसे देखो हम नेक को ये इस तरह से घूम सके, है ना, किसी पहिए को किसी लकड़ी में घुमा, जो लगा दो और उसे ऐसे 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 घुमाओ, पूरा नहीं घूमना, उल्लू की घूम जाएगी 360 डिग्री, हमारी नहीं घूमेगी, 180 घूमती है। तो पाइवोट जॉइंट पाया जाता। इसके बाद हमारा जो हाथ है, ये हमारी कोहनी है, जिसे हम इस तरह से एक ही दिशा में घुमा सके, ऐसा जॉइंट वो होता है हिंज जॉइंट। इस तरह का जॉइंट हिंज जॉइंट, जो कि आपके कहाँ पर, यहाँ पर मिलता है एल्बो में, कोहनी में, हिंज जॉइंट, कोहनी में, एल्बो में मिलता है, सॉरी हाँ एल्बो में मिलता है। ऐसे फिट होती है, हड्डियां की फिटिंग है ये, इन्हें बोन नहीं कहा जाता है, बोन की फिटिंग है। तो ये जहां पर बोन, 2 हड्डियां जुड़ती है, फिट होती है एक दूसरे के साथ, उन्हें जॉइंट कह दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात आती है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है हमारी ये उंगलियों में जो जॉइंट होते हैं ना, उसे सैडल जॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैडल। इसे हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश में याद करें, बड़ा अजीब सा नाम है, भूल जाओगे, और अगर आपको ये आता है पहले से तो आप लिख सकते हो। सैडल जॉइंट कहाँ पर पाया जाता है? हमारी उंगलियों में, उंगलियों में, फिंगर्स में, फिंगर्स के जो जॉइंट होते हैं ना, वो सैडल। अब हमारी जो थाई होती है, थाई की जो फीमर बोन है ना, वो हमारी हिप बोन से जहां पर जुड़ी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉकेट जॉइंट। क्या है ये? सॉकेट। सॉकेट, सॉकेट रहता है ना एक इस तरह से, और उसके अंदर बॉल जैसा फिट हो जाए और वहीं का वहीं घूमता रहे, सॉकेट जैसा जॉइंट होता है, सॉकेट जॉइंट कहते हैं इसे। कहाँ पर मिलता है? ये हमारी जो फीमर है, यानी कि फीमर
और हिप बोन के बीच में, फीमर और कूल्हे की हड्डी के बीच में। ज़्यादा डिप में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तक क्वेश्चन जॉइंट से एग्जाम में नहीं पूछे। एक आधा क्वेश्चन गलती से पूछा होगा कि कहाँ पर जॉइंट कौन सा मिलता है, तो हाँ ठीक है अभिषेक 270 है ना, पर हमसे ज़्यादा घुमा लेता है, 360 तो नहीं घुमाएगा वो। चलो तो ये सारे इंपॉर्टेंट जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादा डिप में मत जाओ, बस याद रख लो कौन सा जॉइंट कहाँ पर मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बीमारियां देख लेते हैं। जो भी हड्डियों से हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। डिजीज रिलेटेड टू द स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम यानी कि हमारे कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां हैं। कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां होती है, किसी को याद है थोड़ा बहुत? एक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं विटामिन में, हाँ वो बीएससी में पूछा गया था, नर्सिंग में नहीं पूछते हैं अभी तक। जॉइंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, जॉइंट के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो हम डीप में भी नहीं जाएंगे। चलिए तो कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो सबसे पहले तो हम रिकेट्स देख ही चुके हैं, और ओस्टियोमलेशिया, मलेशिया रिकेट्स और इसे ऑस्टियोमेलेशिया भी कहा जाता है। याद है ना सभी को? रिकेट्स बच्चों में होता है, क्या होता है इसमें, आपकी जो हड्डियां हैं वो भंगुर हो जाती है, फ्रिजल हो जाती है, कैल्शियम आयंस जो है कम हो जाते हैं, तो उससे खोखली होती जाती है धीरे धीरे हमारी हड्डियां, कैल्शियम की और फास्फोरस की और इनकी सबकी कमी से होती है ये रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया एडल्ट में होती है ना, यंग में होती है, ये यंग पर्सन में, युवा, युवा लिख लो, युवा उम्र के में होती है, और ये बच्चों में होती है। ये किस में होती है? बच्चों में। किसके कारण होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी से, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस इनकी कमी से होती है ये। विटामिन, आप कहोगे मैडम ये तो विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां, तो ओबियसली विटामिन डी लिख सकते हैं। अब विटामिन डी नहीं होता है अगर हमारी बॉडी में, तो इन सभी का अवशोषण नहीं होगा, मतलब हड्डियों तक पहुंच नहीं पाएंगे। अवशोषण में कौन मदद करता है? एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी करता है, इसलिए विटामिन डी ही है। तो इनकी कमी या विटामिन डी लिख सकते हो आप, हाँ विटामिन डी, अवशोषण तो विटामिन डी से ही होगा, विटामिन डी लिख लो, विटामिन डी की ही है। अब मैंने ये कैल्शियम मैग्नीशियम क्यों लिखा? क्योंकि विटामिन डी नहीं होगा तो इन मिनरल्स का अवशोषण नहीं होगा, हड्डी तक पहुंच नहीं पाएंगे ये, इसीलिए। चलिए दूसरा हो गया आपका, और किसी को बीमारी याद आ रही है? हाँ विटामिन डी। ऑस्टियोपोरोसिस जो हमने कल प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी, ऑस्टियोपोरोसिस, भंगुर हड्डियां होना कहलाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का भंगुर हो जाना, यही कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी के कारण हड्डियों का भंगुर होना, फ्रिजल हो जाना, बोन इसमें क्या हो जाती है? फ्रिजाइल हो जाती है, भंगुर हो जाती है, छेद वाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि बोन मेरो क्या करता है, फिर यहाँ से हड्डी से कैल्शियम लेने लगता है, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बोन मेरो का काम क्या है? हड्डी को तोड़ने का ही काम करता है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा तोड़ने लगेगा तो हड्डी खोखली हो जाएगी। आर्थराइटिस बिल्कुल आएंगे उस पर भी, है ना, आर्थराइटिस भी लिख लो। चलो
पहले हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां। आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस में वो भी याद होना चाहिए, बीमारियों के नाम ही याद नहीं करना है। आर्थराइटिस आर्थराइटिस में क्या होता है? जोड़ों में दर्द होता है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जोड़ों में सूजन हो जाना, इसी के कारण दर्द होते हैं, जोड़ों में सूजन हो जाना। ये उम्र के साथ होने वाली बीमारी है। ठीक है, ये उम्र के साथ होती है आर्थराइटिस, बुजुर्गों में ज्यादातर पाई जाती है। हाँ, एक और, अच्छा, आर्थराइटिस को गठिया रोग कहते हैं, लिख लो, मैं भूल गई थी, गठिया रोग इसी को कहते हैं, आर्थराइटिस को। हाँ, चलो, और कौन सी रह गई है? और किसी को याद आ रही है इसके अलावा? ये बीमारियां इंपॉर्टेंट है, बीमारियों से क्वेश्चन एक आता है ना एग्जाम में, तो यहाँ से भी पूछ। बीमारियां विटामिन और बैक्टीरिया और वायरस वाली नहीं पूछी जाती, ह्यूमन बॉडी से हम जितने जितने पार्ट करते जाएंगे ना, जैसे हमने स्केलेटन सिस्टम करा, यानी कि मानव कंकाल तंत्र करा, तो उससे जुड़ी हुई बीमारियां भी आपको याद रखनी है और कारण भी पता होने चाहिए। चलिए, और किसी को याद आ रही है? एक और नाम आता है यहाँ पे, स्क्लोरियोसिस, स्कोलो, चलो पहले स्पेलिंग लिखो, मैं भूल जाऊंगी नहीं तो। स्कोलियोसिस, ये भी आपकी स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होती है? स्कोलियोसिस का चलो मैं बता देती हूँ अलग से इसको। देखो, अगर ये आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई बीमारी है, किससे जुड़ी बीमारी है? रीढ़ की हड्डी का जो आकार है ना, इसमें हमारी रीढ़ की हड्डी का जो शेप है ना, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, बैठने पर है ना ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे उनकी रीढ़ की हड्डी का शेप ही सी जैसा हो जाता है या एस के जैसा हो जाता है, उसे बोलते हैं स्कोलियोसिस। क्या कहा जाता है? स्कोलियोसिस कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी का आकार एस या सी के जैसा हो जाता है। एकदम स्ट्रेट बैठने की कोशिश करा करें, सभी एकदम स्ट्रेट रहें, बैठे भी स्ट्रेट, ऐसे होके मत बैठना, नहीं तो ये जो स्कोलियोसिस है ना, ये हो सकती है, सी शेप हो जाएगा। ठीक है, वो जो मेटोइल आर्थराइटिस बोल रहे हो ना, उसका नाम अभी आएगा वेदांत, उसी बीमारी की बात कर रहे हैं हम। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया, रीढ़ की हड्डी का शेप चेंज हो जाना। एक और बच्ची है, गाउट के नाम से आती है, वो गाउट है, उसे गाउट कहा जाता है। टिटनस, यहाँ टिटनस कहाँ से आया? टेटानस कौन सी बीमारी? चलो, जुड़ी होगी, याद कर लो, पर जो इंपॉर्टेंट वाली है वो मैं याद करा रही हूँ, यहाँ पे ज़्यादा नहीं याद करा है। उससे तो बहुत सारी बीमारियां होती है ना, फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। चलो लिखो, गाउट, ये भी आती है। गाउट क्या होता है? गाउट भी एक बीमारी है जो आपके ज्वाइंट से जुड़ी हुई बीमारी है। आपके जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, वहां पे क्या जमा हो जाता है? क्या जमा हो जाता है, किसी को याद है? यूरिक एसिड, है ना, यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है आपके ज्वाइंट्स में। चलो लिखो, जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमना, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं? गाउट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट। देखो, अब आर्थराइटिस में मैंने बता दिया, आर्थराइटिस में बहुत सारे प्रकार होते हैं, वहां हम नहीं जाएंगे इतने डीप में, नहीं तो हम नर्सिंग असिस्टेंट भूल जाएंगे। बहुत तरह की आर्थराइटिस होती है, किसी में सूजन होती है, किसी में इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है,
यूरिक एसिड से रिलेटेड दिक्कत भी हो जाती है, जमा होने लग जाते हैं जोड़ों में। ठीक है, तो याद रखो सिर्फ आर्थराइटिस ही, गठिया रोग ही याद रखो, और गाउट का नाम याद रखो। ये दोनों जोड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी है जिसमें रीढ़ की हड्डी का आकार चेंज हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो हड्डियां भंगुर हो जाती हैं किसी ना किसी विटामिन प्रोटीन के कारण, वो सारी आपकी यहाँ पर मैंने बीमारियां लिखा दी है, तो इनको आपको याद करना है। समझ में आ गई सभी बच्चों को? स्केलेटन से जुड़ी हुई बीमारियां इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होनी चाहिए। रिकेट्स, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, स्कोलियोसिस और गाउट। ठीक है, चलिए ज्यादा डीप में मत जाओ, परेशान मत हो, ये बीमारी यही याद रखो, है ना। नर्सिंग असिस्टेंट देना है, नीट नहीं देना हमें। तो बच्चों ये थी हमारी, एक मिनट जस्ट जाने से पहले एक आधा पॉइंट और देख लूँ, कुछ छूट गया हो। हाँ, बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे जो चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जो बेबी होता है, तो जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनमें क्या हड्डियां होती है? उनमें हड्डियां नहीं होती, उनमें कार्टिलेज होती है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं नोट कर लेना कॉपी में। बच्चों की जो हड्डियां होती है ना, बेबी बोन्स आर मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई होती है? कार्टिलेज। ठीक है, उपास्थियों की बनी होती है। और कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ये। जो बेबी होते हैं, छोटे बच्चे पैदा होने वाले, बहुत स्मूथ होती है, कहते हैं ना बहुत डेलिकेट होते हैं, उन्हें बहुत प्यार से उठाते हैं, क्योंकि कार्टिलेज होती है, टूटने का डर रहता है ना, मजबूत हड्डियां नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग बोन नहीं होती है, कार्टिलेज पाई जाती ज्यादातर। छोटे बच्चे की हड्डियां किससे मिलकर बनी होती है? हड्डियां उपास्थि से, मतलब हड्डियां नहीं होती, अब हड्डियां मत बोलो, उपास्थि होती है उनमें, कि हड्डियां उपास्थि की बनी होती है, बहुत डेलिकेट होती है। और कौन सी होती है? पारदर्शी वाली, हाइलिन। समझ में आ गई बात? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए एक और बात याद आ गई यहाँ पर, आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियां होती है ऐसे ऐसे, उसके अंदर एक खोखली जगह पाई जाती है, ऐसी खोखली जगह होती है, इसमें मेरुदंड की खोखली जगह, मेरुदंड में होलो कैविटी पाई जाती है, खोखली कैविटी होती है, जगह होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरल कैनाल कहा जाता है, न्यूरल कैनाल, जहाँ से हमारी नर्व्स जाती हैं। नर्व्स भी देखेंगे हम, हमारी नर्व्स भी जाती है, क्योंकि नर्व्स जुड़ी हुई है ना, यही रीढ़ की हड्डी में तो इंजेक्शन लगा के सुन कर किया जाता है, तो नर्व्स जुड़ी होगी तभी तो सुन होगा। तो मेरुदंड की खोखली जगह होती है जिसे न्यूरल कैनाल कहा जाता है ना। वर्टिब्रल कॉलम हैव होलो कैविटी, होलो कैविटी, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरल कैनाल, जहाँ से नर्व्स जाती है हमारी। देखो दिमाग से होते हुए नर्व्स हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में पहुंची है ना, तो वो खोखली जगह क्या होती है? उसे न्यूरल कैनाल कहा जाता है। ठीक है, समझ गए सभी? चलिए, तो यहाँ तक किसी को डाउट? किसी भी तरह का स्केलेटन से क्वेश्चन आए सभी अटेंड करना है, सभी को हड्डियों की संख्या पता होनी चाहिए, कहाँ कितनी होती है। जॉइंट्स में ज़्यादा डीप में नहीं गए, बीमारियां ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी स्केलेटन सिस्टम की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा पढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं डाउनलोड किया है वो डाउनलोड कर लीजिएगा।
बहुत सारे बच्चे रिवीजन बैच का पूछ रहे हैं, मैडम बैच कब आने वाला नया। तो बेटा जल्द से जल्द इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप बैच ज्वाइन भी नहीं करेंगे तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है शनिवार के दिन, वो आप लगाइए। और इसके बाद अभी जनवरी में बहुत जल्द आपको डेट बता दी जाएगी, रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाली है। बहुत जल्द से जल्द नए साल में नया बैच रिवीजन बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम। और रिवीजन बैच को लेकर और मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, जिन बच्चों ने जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं बैच, फाउंडेशन बैच जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है मेरे साथ साथ, उनको ये वाला रिवीजन बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। और 10 जनवरी तक ये ऑफर है कि जो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करेंगे उनको रिवीजन बैच फ्री मिलेगा। उसके बाद किसी को भी फाउंडेशन बैच नहीं प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो रिवीजन बैच ज्वाइन करते। रिवीजन बैच का प्राइस 699 है बेटा, लेकिन फाउंडेशन बैच का प्राइस बहुत कम है, 499 तो है ही है, लेकिन अभी आज के दिन के लिए ऑफर है 449 में आपको ये बैच मिल रहा है, जिसके साथ रिवीजन बैच आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। सारी फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, ओरिजिनल पेपर, PYQs, थ्योरी, सारे MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ओनली। पूरा बंडल, पूरा पैकेज है, आपको 449 में आज का ऑफर है, प्रोवाइड किया जा रहा है। और रिवीजन बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। चलिए, थॉट ऑफ द डे, सभी पढ़ते पढ़ते मोटिवेट रहें बेटा अपने आप को। अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो बीच बीच में मोटिवेशन लेते रहा करें, मोटिवेट होते रहें। तो आर्मी का रास्ता आसान नहीं है बेटा, आर्मी का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वही सच्चे योद्धा बनते जो हार नहीं मानते। सपना बड़ा रखो और मेहनत उससे ज्यादा बड़ी करो, तब तुम बन सकते हो जो तुम सोच रहे हो। सपना, बड़े बड़े सपने देखो और मेहनत उस सपने से ज्यादा करो। जो तुम सोच रहे हो वो क्यों नहीं होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, होगा, क्यों नहीं होगा, मेहनत करोगे।